हे गाइस, वेलकम टू माय फोटेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी हमारा टाइम है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट के हो चुके हैं आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता होगा कि वो एक दो क्वेश्चन देखते होंगे, उसके बाद वो स्किप कर देते हैं, अरे यार ये मुझे आ रहा है। अरे पूरा सेशन तो करके देखो, तभी तो आपको मजा आएगा। ठीक है। आप पूरा सेशन अच्छे से क्या करो, बहुत चीजों को मैंने रिवाइज किया करवाया है यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे न्यू न्यू चीजें हैं जो आप शायद थियरी में कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। इसलिए आपको ये मस्ट हो जाता है कि आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को लगाओ, और मेरा यहाँ मोटिव है कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड करवाऊं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक क्या करो और कमेंट क्या करो, ताकि जो भी देखने आए उनको भी पता चले कि किस तरह का कंटेंट इस पर है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्कीकरण क्या कहलाता है। जल यानी पानी से और हवा से जो मिट्टी का ऊपरी वाला लेयर है ये खिसक जाता है, ये हट जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये होती है काली मिट्टी। आप सब जानते हो काली मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि समुद्री अधस्थल भूमि से अधिक पुराना होता है। यानी समुद्री अधस्थल यानी समुद्र के लेयर वाला, समुद्र का जो तल होता है, ठीक है, निचला हिस्सा, वह भूमि से अधिक पुराना होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऊपर वाला भूमि जो है वह नीचे भूमि से न्यू होता है, यानी नीचे वाला भूमि ज्यादा पुराना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थ के ठंडे होने से हुआ है। सर्वप्रथम चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थ के ठंडे होने से हुआ है, ये भी सही है। ये कौन सा चट्टान है? ये चट्टान है आपका इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ठीक है। अगला है, रूपांतरित चट्टानों को जलीय चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी थी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है, मुझे पढ़ने में ही लगा क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ने में ही गलत है ये। ठीक है। क्या रूपांतरित चट्टान को जलीय चट्टान क्यों कहा जाएगा? ऐसा कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाया गया है। रूपांतरित चट्टान को इस तरह का कोई भी टर्म इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। आपका गलत हो जाएगा 3। चौथा स्टेटमेंट है कि स्लेटेकाइट्स तथा स्लेगेमाइट्स गुफाओं में प्राप्त चून के जमाव हैं। चून नहीं, चूना होगा, चूना के जमाव हैं स्लेटेकाइट्स और स्लेगेमाइट्स। तो ये बिल्कुल सही है। स्लेटेकाइट्स और स्लेगेमाइट्स क्या है? गुफाओं में प्राप्त चूना के जमाव। ठीक है, गुफाओं से जो प्राप्त हुआ है चूना का एक स्टोर बोल सकते हो। ठीक है, तो वो कैसा है? वो है स्लेटेकाइट्स और स्लेगेमाइट्स। तो ये आप यहाँ से याद रखना, ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, कंटूर रेखाएं दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया हुआ था, इससे पहले वाले सेशन में आया हुआ है हमारा समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखा और कंटूर लाइंस दोनों एक ही हुआ, ये मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे आपका कंटूर लाइंस पूछा जा रहा है। तो कंटूर लाइंस क्या होता है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई जो दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखाओं को बोलते हैं कंटूर लाइंस। अब आप कमेंट में ये बताओ इसको और क्या कहा जाता है। ये हम लोगों ने पिछले ही क्लास में किया है कि कंटूर लाइंस को और क्या कहते हैं। समोच्च रेखा हिंदी में बोलते हैं, ये मैंने बता दिया, और इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये गर्मी के टाइम में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कैमा ग्रह, आप जानते हो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? ये है मरकरी। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है वीनस, और इसके बाद है अर्थ। तो पृथ्वी सूर्य से कैमा ग्रह हो गया, ये हो गया तीसरा ग्रह। ठीक है, और अर्थ के बाद क्या है? ये है मार्स। इसके बाद है आपका देखो मार्स और जुपिटर, इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्कीपेलागो से आप क्या समझते हो? आर्कीपेलागो, तो आर्कीपेलागो होता है द्वीपों का एक समूह, ठीक है। तो ये किससे संदर्भित है? द्वीप से। द्वीपों का जब एक बहुत ज्यादा नंबर्स में द्वीप होते हैं, एक समूह बन जाता है उनका, तो उनको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्कीपेलागो। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? क्या बोला जा रहा है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मृदा अपरदन। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेट हो रहा था वो हो जाएगा मृदा अपरदन, लेकिन ये गलत है। मृदा अपरदन इसका नहीं है। अपरदन एग्जैक्ट नहीं है, गलत मैं नहीं बोल सकता हूँ, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है। अपरदन देखो बहुत तरह का होता है, यानी एरोशन बहुत तरह का होता है। सिंपल एरोशन अगर मैं बोलूँ तो ये होता है मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है इसका हटना, इसमें से ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है जिस तरह से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना, यानी ये पहाड़, इसका ऊपरी लेयर जो है ये खिसक रहा है, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण होता है। सिर्फ पानी और हवा के कारण नहीं हो सकता है, ये होता है ग्रेविटी के कारण भी, ठीक है। और इसको बोलते हैं सॉइल क्रीप। क्या बोलते हैं? सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप, इसके लिए जो स्पेशल टर्म है वो है सॉइल क्रीप। तो ये आपको याद रखना है कि जब पहाड़ के सरफेस से जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वो नीचे खिसकने लगे तो इसको बोलते हैं सॉइल क्रीप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा मृदा हिंदी में इसका क्या होता है? अभी आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में ये टर्म आया था सरपन, मृदा सरपन। सरपन ये टर्म आप याद रखो, मृदा सरपन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल क्रीप और हिंदी में सरपन। इसका मतलब होता है ये जो लुढ़क जाता है, ये ऊपर वाला जो लेयर है ये लुढ़क के नीचे आ जाता है, इसीलिए इसको सरपन टर्म दिया गया, ठीक है, मृदा सरपन। तो यहाँ आपका मृदा अपरदन सही होगा। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी में कौन सा पौधा होता है? तो काली मिट्टी में कपास पौधा, ये कपास पौधा के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था, कौन सी वो लेयर है? वो लेयर है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल, जो रेडियो वेव्स को लौटा देती है वापस। अगला क्वेश्चन है कि दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ पे स्थल पट्टी अगर है तो आपका हो जाएगा स्थल मध्य डमरू, ठीक है, सॉरी स्थल डमरू मध्य। और यहाँ पे अगर जल पट्टी रहता तो आपका हो जाता है जल डमरू। लेकिन ये तो हो गया आंसर करने का तरीका। अब आपको समझना है कि स्थल मध्य डमरू होता क्या है और जल डमरू मध्य होता क्या है। तो देखो ये है एक जलाशय यानी समुद्र और ये है दूसरा समुद्र। इसको बीच में किसी भी अगर वाटर इसके क्या बोल सकते हो आप, संकीर्ण पट्टी है, ठीक है, वाटर इसमें है भरा हुआ है यानी पानी भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे जल डमरू। क्या बोलेंगे? जल डमरू, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट, जिसको आप खाड़ी भी बोल सकते हो, ठीक है। पाक स्ट्रेट हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो उस तरह से ये होता है खाड़ी। अब अगर ये है एक जमीन, ये है दूसरा जमीन और पानी पूरा भरा हुआ है, अब इन दोनों जमीन को कनेक्ट करने वाला जो जमीन है इसको बोलते हैं स्थल मध्य डमरू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्थमस। क्या बोलते हैं? स्थमस। ये दोनों चीजें आपको क्लियर करना है, ये है लैंड, ये भी लैंड, ये है वाटर, ये भी वाटर। तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक नैरो झील टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जल डमरू। लेकिन दो लैंड को कनेक्ट करने वाला इसको बोलते हैं स्थल डमरू। अब अगर ये दोनों लैंड है तो ये देखो, ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी होगा और ये भी एक वाटर बॉडी होगा। तो यही बोला जा रहा है कि दो वाटर बॉडी के बीच में एक स्थल बाउंड्री, ठीक है, एक स्थल सीमा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थल मध्य डमरू मध्य, ठीक है। ये आपको दोनों को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि वर्ड को ट्विस्ट करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी है। सुनामी क्या है? तो सुनामी है एक भूकंप। जब समुद्र के अंदर में भूकंप आ जाता है तो फिर सुनामी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो किस चीज का अनुसरण करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति सबसे छोटा रास्ता ढूंढना चाहता है तो उसको अनुसरण करना चाहिए देशांतरों का। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ऑप्शन देखो, हवाओं का, नदियों का, अक्षांशों का, देशांतरों का।
अब देखो नॉर्मली जो हम लोग या कोई भी एक नाविक हो या कोई भी कहीं पे भी अगर किसी को रास्ता ढूंढना होता है तो वो नदियों का सहारा लेता है, ठीक है। लेकिन ये नदियों का जो रास्ता होगा जरूरी नहीं है कि ये छोटा हो, ये बहुत लंबा रास्ता भी हो जाता है। लेकिन जो ये देशांतर पे है ये तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताएगा ना। अगर आप 20 डिग्री अक्षांश पे हो और 40 डिग्री अक्षांश तक आपको समझना है, ठीक है, तो इनके बीच जो देशांतर होगा ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनके बीच का, ठीक है। तो सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को क्या फॉलो करना चाहिए? देशांतर को। अगला क्वेश्चन है, एक लाल सागर उदाहरण है। तो लाल सागर किस चीज का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो लाल सागर उदाहरण है एक भ्रंशीत संरचना का। किसका उदाहरण है? एक भ्रंशीत संरचना का उदाहरण है लाल सागर। यह अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में के मध्य स्थित है। कौन सा? ये लाल सागर। ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ये अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेगून क्या है। तो लेगून क्या है ये बहुत पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि लेगून क्या है। लेगून एक तरह का झील होता है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। लेगून किस तरह का झील है ये भी आपको जानना है कि जब सागरीय तट तथा तट रोधिका के बीच में सागरीय जल बंद हो जाते हैं तो उससे लेगून कहते हैं। और जनरली ये खारे पानी का झील होता है। अब लेगून होता क्या है, यहाँ से तो आपको वो डेफिनेशन आई होप कि समझ में आया होगा। ये देखो पूरा था समुद्र, और समुद्र में क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा कंडीशन होता है, मान लो पानी यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है, ये बालू या रेत जो भी है आपका वो ऊपर उठ गया किसी भी कंडीशन से, और यहाँ पे पानी ट्रैप हो गया और इधर का जो वाटर लेवल है वो लो हो गया या वाटर यहाँ से बहुत दूर खिसक गया। तो इस तरह के कंडीशन जब बन जाते हैं, और ये किलोमीटर्स में होते हैं, ये जो आपका बीच में रेत रहेगा ये किलोमीटर्स में होते हैं। इसका इस तरह का नहीं होता है कि ये फिर से ये तोड़ के आसानी से इसको फिर से समुद्र में मिला दें, तो उस तरह का नहीं होता है। ये बहुत बड़ा झील बन जाता है और इसी को बोलते हैं लेगून, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया कि खारे पानी के झील होते हैं ये ऑलमोस्ट, और भारत का सबसे खारा पानी का झील, सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? ये चिल्का लेक। ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा खारा पानी ये नहीं है, सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, ठीक है। और सबसे ज्यादा खारा पानी का झील आपका सांबर है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? बाह्यतम यानी सबसे एक्सट्रीम जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5th लेयर है आपके ट्रोपोस्फेयर से अगर देखो तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखना है आपको यहाँ पे सारा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ के देखना है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है कि भूमंडल का 70% पानी से, ये ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। भूमंडल का जो 71% है ये पानी से भरा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट सही है आपका, ये गलत नहीं हो सकता है। अगला है कि भूमंडल का 90% पानी है, तो ये गलत है ना। अभी आपने ऊपर देखा था 70% और यहाँ पे आप देख रहे हो 90%, तो 90% गलत है। टोटल 71% पानी है यहाँ पे भरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का 50% पानी से भरा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध का 90% पानी से भरा हुआ है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्तरी गोलार्ध का ऑलमोस्ट 50% पानी से भरा हुआ है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध मैक्सिमम पानी ही है, तो 90% पानी से भरा हुआ है। तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस तरह के मिट्टी में होती है? तो ये होती है आपके पंकीली मिट्टी या कांप मिट्टी में, ठीक है। कांप मिट्टी में सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। अगर ये मिट्टी नहीं होता तो यहाँ पे और क्या रह सकता था? तो यहाँ पे आपका रहता काली मिट्टी। क्या रहता? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी या इसको पंकीली मिट्टी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के मिट्टी में बहुत अधिक नमी धारण करने का क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा होता है क्या कहलाता है? क्या बोला जा रहा है कि जल से पूरी तरह से घिरा हुआ है स्थल क्षेत्र और वो महाद्वीप से छोटा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वीप, ठीक है। अगर इसी का एक और इससे भी छोटा अगर रूप रहे तो उसको हम लोग टापू बोलते हैं, जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। टापू या द्वीप। जो बहुत छोटा हो गया वो टापू, और जो थोड़ा सा बड़ा है वो द्वीप।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो चक्रवात की स्थिति को मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में सेंट्रल पॉइंट जो है यहाँ पे आपका निम्न वायुदाब बन जाता है और आसपास में उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण से जो हवाएं हैं वह सेंटर की तरफ घूमने लगती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। तो यही जो मैंने अभी आपको बताया, चारों ओर से उच्च दाब से घिरा, केंद्र का निम्न दाब, ये इसी को बोलते हैं चक्रवात। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ था कि आपके उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा होता है, क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांति का समुद्र नाम किसे प्रदान किया गया। शांति का समुद्र या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसको कहा जाता है, तो ये कहाँ है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा के तल के एक विशेष क्षेत्र को, जहाँ पे जो पहाड़ पर्वत नहीं है वो गहरा क्षेत्र है, ठीक है, वो हमेशा अंधेरा रहता है। आप जानते हो कि एक पार्ट चंद्रमा का हमेशा अंधेरा रहता है, उसी को कहा गया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल में प्रवेश कर बादलों के ऊपर से परावर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल में प्रवेश कर बादलों के ऊपर से परावर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है, तो कितना प्रतिशत, वह है ऑलमोस्ट 23%, ऑलमोस्ट 23%। क्वेश्चन पे आप ध्यान देना कि क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद बादलों से परावर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है, तो वो है 23%। ठीक है, और अगर दूसरा चीज यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपसे कि एक पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा कितनी भूपृष्ठ पर पहुंचती है, तो ये हो जाएगा 47%। कितना होगा, 47% ये भूपृष्ठ पर पहुंचती है, और ऑलमोस्ट 23% ये 47 या 52%। देखो इसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको करंट डाटा देगा वहाँ 50% के आसपास, 52 नहीं 50% के आसपास डाल सकता है, लेकिन जो पहले आप पढ़ रहे हो, पुराने बुक में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपका 47% ही मिलेगा, 47, 48। अभी ये 50% तक पहुँच गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो 47% आ जाता है आपके पृथ्वी पर, यहाँ अर्थ है, 47% आ गया। अब 23% ये हो गया रिफ्लेक्ट बादलों के जगह से ही। ठीक है, यहाँ बादल, तो 23% रिफ्लेक्ट हो गया, 47% वापस आ गया। रेस्ट जो बच जाता है ये अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे वातावरण में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने लगता है, क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सी लेवल से ऊपर जाते हो, ट्रोपोस्फेयर का ये कंडीशन है, यहाँ पे टेम्परेचर घटने लगता है। 165 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा होता क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर के वायुमंडल पर पार्थिव विकिरण का क्रमशः कम असर तथा ऊपर की वायुमंडल की कम सघनता के कारण होती है। यानी दो कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहला बात, ऊपर के वायुमंडल पर पार्थिव विकिरण का क्रमशः कम असर होता है, यानी विकिरण का कम असर होता है, और ऊपरी वायुमंडल का जो सघनता है, वहाँ पे जो आपका एयर का जो डेंसिटी है वो भी कम होता जाता है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें ऊपर जाते जाते हो तो आपका जो घनत्व है, ठीक है, आपका जो डेंसिटी है एयर का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण से ऊपर जाने पर आपका तापमान भी कम होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रेरीज। क्या कहा जाता है, प्रेरीज। तो कनाडा, मैंने आपको बताया हुआ था कि नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है प्रेरीज। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ये दोनों आता है। ठीक है, यूएसए और कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, और इसी कारण से वहां भी क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा प्रेरीज। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन डाल के आपसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड बैंक कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड बैंक कहाँ है।
तो ग्रैंड बैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में। अब ये ग्रैंड बैंक है क्या? ये क्या कोई बैंक है? नहीं, ये कोई बैंक नहीं है। यहाँ पे मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है। और ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा दोनों मिल जाती है, तो ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां पे मछलियों का उत्पादन सबसे अधिक हो सकता है। तो दो धाराओं को मैंने मिलाया, एक था आपका गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, प्लस लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है, और ये दोनों अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। ये दोनों न्यूफाउंडलैंड द्वीप के आसपास, आपने सुना होगा, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के आसपास ये दोनों मिल जाती है और वहां पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जहां पे प्लैंकटन्स जो होते हैं, समुद्री घास जो होते हैं जिसको मछलियां खाती है, ठीक है, उसका बहुत अधिक मात्रा में ये लोग इस कंडीशन के कारण उसका प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण से मछलियां बहुत रैपिडली ग्रो करती है और बहुत अधिक मछलियां ग्रो करती है। तो इसी को कहा गया है ग्रैंड बैंक, ठीक है। ये कहाँ बनती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं इसके अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।